हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। अच्छा, देखिए कल का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था। अतीत के दबे पांव। राइटर थे ओम थानवी। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, सिंधु घाटी के बारे में बताया है, यानी हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया है। ठीक है, खुदाई के समय जो मोहरें खिलौने प्राप्त हुए या जो चीजें हैं उनके बारे में बताया है। इस योजना को नगरीय योजना कहा गया है। कुछ कुछ बातें मैंने कल आपको बताई थी। कौन सी योजना कहा गया है? नगरीय योजना। याद रख लेना कुछ बिंदुओं को। और एक था ताम्रयुगी। ताम्रयुगीन। ठीक है, ये दो ही इसमें पॉइंट थे। और कच्ची और पक्की ईंटों का इसमें नहीं, कच्ची और पक्की ईंटों से इसमें इमारतों के बारे में बताया है। ठीक है, एक महाकुंड के बारे में बताया है। शाही स्नान, यानी उस वक्त भी वो कार्य था जो आज है प्रचलन में। याद रखना, कुछ पॉइंट ही इसमें याद करने लायक है। ठीक है, और क्या था इसमें? सड़कें थी। ठीक है, ठीक है, यही कुछ पॉइंट ही थे। ठीक है, इसकी खोज रामलखा बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ध्यान देना। आगे देखिए, बस्ती है, कहा जा सकता है कि इतर वर्ग के। इतर मतलब अन्य। इतर का मतलब था अन्य। अन्य। एक इसमें था उच्च वर्ग और एक इसमें था निम्न वर्ग, जो कल भी बताया था, सवर्ण वर्ग बोला जिनको। और इतर का मतलब होता है अन्य। इन दोनों कैटेगरियों से बिल्कुल अन्य। ना तो वो उच्च की कैटेगरी में थे ना निम्न की कैटेगरी में, वो अन्य वर्ग थे, है ना। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे। संपन्न था तो वर्ग तो बटे हुए होंगे। वर्ण का मतलब कास्ट। ठीक है, कास्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होना। लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? अपने आप से ही क्वेश्चन है उनका। कहते हैं कि निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं थे। ये था तो मजबूत सामग्री, आप खुद से भी अंदाज लगा सकते हो। निम्न वर्ग यानी इतनी सुविधाएं उपलब्ध ना होना, यानी कच्ची मिट्टी से, कच्ची ईंटों से उनके मकानों का निर्माण हुआ है, इसलिए सामग्री अच्छी नहीं है। 5,000 साल टिक सके। कितने हजार? 5,000। इनकी बस्तियां दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल तक अब तक इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है, अब वह भी बंद हो चुकी है। हम पहले स्पूत, स्पूत इसमें एक सबसे मेन चीज आई थी, कौन सा था? बौद्ध। ध्यान रखना, ये कुछ चीज है इसमें। बौद्ध स्पूत। ठीक है, आगे देखिए इसमें महाकुंभ। महाकुंभ के विहार की दिशा में उतरे दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है। इसके आगे महाकुंड है। आगे देखो, पता नहीं, सायास, सायास का मतलब होता है अचानक। कुछ शब्द है हिंदी के, ध्यान रखना क्या है, अचानक या संयोग, यानी संयोगवश अकस्मात हमें कोई चीजें मिल जानी है। धरोहर, समझ में आ ही रहा होगा। प्रबंधकों ने इस गली का नाम देव मार्ग रखा है। कौन सा मार्ग? देव मार्ग। देखो कल भी बोला, ग्रिड शैली था इसके अंतर्गत, है ना। शैली कौन सी थी? ग्रिड। एक चंडीगढ़, इस्लामाबाद इसमें एक आया था नाम। ओके, मिस्र और इराक आया था। वो क्या थे इनके? व्यापारिक संबंध। व्यापारिक यानी व्यापार करते थे किस किस से? मिस्र से और इराक से। दूसरा था चंडीगढ़ और इस्लामाबाद, जिनके अकॉर्डिंग उनके जो घर थे वो ज्यादा संपन्न थे, उसकी भी इसमें शैली ली गई है। याद रखना, कुछ टॉपिक नाम है बस इसमें। जैसे गली का नाम इसमें देव मार्ग। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान, किसी सामूहिक का मतलब इकट्ठा, अनुष्ठान या अंग होता था। अनुष्ठान यानी किसी कार्य को करने का इकट्ठा। आगे देखो, कुंड करीब 40 फुट लंबा था। कितना फुट लंबा था? 40 फुट। ये कुछ लाइन है, 40 फुट लंबा। आगे देखिए, और 25 फुट चौड़ा भी था।
गहराई 7 फुट थी, पूरी है, उसमें देखो सारा कुछ दे रखा है। कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती हैं और इसके तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए थे। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें शाही स्नान, यानी शाही स्नान वही होता है जिसमें साधु संतों का समागम होता है। इसमें लिखा भी है, देखो तीनों तरफ साधुओं के लिए कक्ष बने हुए थे। साधुओं के लिए क्या बने हुए थे? कक्ष बने हुए थे। उत्तर में 2 पांत और 8 स्नान घर थे। देखो 2 पांत यानी 2 पंक्तियां, पांत का मतलब होता है पंक्तियां, और 8 स्नान घर उस वक्त भी ये थे। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। कहने का मतलब उस वक्त यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति या बोले मोहनजोदड़ो, एक ही नाम है, एक ही सभ्यता है। सभ्यता के अलग अलग नाम है। सिंधु नदी के बारे में सुना है, उस टाइम सिंधु नदी है तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता पड़ी है। ओके, खुदाई के लिए सबसे पहली खुदाई की गई थी इसलिए मोहनजोदड़ो पड़ा है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति यानी प्राचीन और पूर्व, ईशा से पूर्व की, इसलिए हड़प्पा संस्कृति पड़ा। तीनों का नाम पता है। अब देखिए इसमें कितने अलग अलग बातें हैं, जबकि इसमें शाही स्नान, कुंड, महाकुंड आदि के बारे में बताया गया है। देखिए आगे, देखो ये इनका एक चित्र है, आप समझिए इसको। देखो जल कुंड, यहाँ पे शाही स्नान होता था। क्या होता था? शाही स्नान होता था। जल कुंड का ही चित्रण है, देखिए आप, ये है। यहाँ पे बहुत साधु संत थे, देखो सीढ़ियां बनी हुई हैं, पूरा अच्छे से बना हुआ है। देखो यहाँ पर होता था शाही कुंड, जहाँ पे साधु वगैरह स्नान करने जाते थे। ठीक है, इकट्ठा होके, ये रहा शाही कुंड, यानी बड़ा तो था। और आज के जमाने में उसको क्या बोलते हैं? यस, क्या बोलते हैं? स्विमिंग पूल। तो पहले वो शाही कुंड था, लेकिन आजकल वहां पे साधु नहीं जाते इसमें, पहले जाते थे। जैसे कुंभ लगता है अपने यहाँ, महाकुंभ, ऐसे ही इसको बोल सकते हैं हम शाही कुंड, जहाँ पे साधु जाते हैं ना। ये रहा उसका चित्र। आगे देखिए, इस कुंड की खास बात क्या थी कि पक्की ईंटों का जमाव था। उस वक्त भी लोग संपन्न थे, पढ़े लिखे थे, कुछ पैसे वाले लोग भी थे, इसलिए पक्की ईंटों का निर्माण किया गया इसमें। किससे किया गया? पक्की ईंटों से। कुंड का पानी रिस ना सके, रिस का मतलब समझते हो? बहना, हल्के हल्के धीरे धीरे टपकना, जिसको बोलते हैं, कहीं पे लीकेज हो, ऐसे ना, रिस ना सके और बाहर का अशुद्ध पानी, बेकार पानी कुंड में ना आए, इसके लिए कुंड के तल में यानी तले में दीवारों पर ईंटों के बिना बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, देखो उस वक्त भी दिमाग इतना अच्छे से लोगों ने यूज किया है कि कुंड में अशुद्ध पानी ना आए, किस तरह से पक्की ईंटों से निर्माण किया गया है। ठीक है, ये हमारे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसके आते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। देखो पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है, इसमें सफेद डामर का प्रयोग किया गया है। किसका? सफेद डामर का। ठीक है, आगे देखिए, कुंड के पानी का बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, एक तरफ कुआं है, दोहरे वाले वाले में अकेला कुआं ही है। आगे देखिए, इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठान, अनुष्ठान किसको बोलते हैं? जहाँ हवन वगैरह यज्ञ किए जाते हैं ना, उसको बोलते हैं अनुष्ठान करना। पहले हवन करते हैं, पूजा पाठ की जाती है, उसके बाद खाना किया जाता है, उसको बोलते हैं अनुष्ठान। खाना यानी प्रसाद। ओके, उसको बोलते हैं अनुष्ठान करना। आगे देखिए, प्रमाण माना जाता है कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। देखो अगर इसमें स्नान करेंगे इतने सारे लोग, तो कुंड कैसा हो जाएगा? पानी कैसा हो जाएगा? गंदा जैसा फील होगा। तो इसलिए इसको बाहर निकालने के लिए बायजत में नालियां भी बनाई गई हैं। सोचो वहां कहाँ पर दिमाग लगाया है, वहां पे बाहर का अशुद्ध पानी अंदर ना आए, इसलिए वहां पर पक्की ईंटों से बनाया है। और रिसने के लिए जगह जगह थोड़ा बनाया, और जहाँ गंदा पानी इकट्ठा हो जाए स्नान के बाद, तो उसको नालियों के माध्यम से बाहर निकाला जाए। अच्छा वास्तुशास्त्र है, यानी कहने का मतलब उस वक्त भी लोगों का संपन्न दिमाग था, अच्छा खासा इस चीज के लिए उन्होंने कलाकारी की है। करिए ना, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा ये चित्र देख के आपको। आगे देखिए, कुंड से पानी बाहर बहने के लिए नालियां हैं। इसमें खासियत यह है कि पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी हुई हैं। आजकल कोई करता है ऐसे? जैसे जयपुर में कभी कभी होता है, बहुत तेज बारिश हो जाती है, कहीं गड्ढे खुल जाते हैं, यूं ही कीचड़। तो देखो उस वक्त ही अच्छे थे, उस वक्त ही अच्छे थे, नालियां भी ढकी हुई थी। जिससे कोई, देखो लिखा हुआ इसमें अच्छे से, पक्की ईंटों से बनी थी, ईंटों से ढकी भी थी। अब देखो ईंटों से ढकने होने का एक फायदा है, कोई जीव जंतु छोटा जानवर उसमें ना घुसे।
फायदा तो है, खुली रहेंगी तो किसी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। आगे देखिए, ये नालियां हैं देखो। कैसा लग रहा है दिखने में? अच्छी लग रही है, सुरंग जैसी फील आ रही है, लेकिन इसमें दिखने में लग रहा है बेटा है नाली है। देखो वहां से आधा लड़का, सकड़ी इतनी है तो कैसे कोई चीज घुसेगी, सोचो पानी ही जा सकता है बस। आलोक नहीं, आलोक नहीं जा पाएगा। नहीं नहीं नहीं, है ना, तो ये नाली है, थोड़ा देख लेना कैसी किस प्रकार की है। पक्की ईंटों से बनी हुई है, देखो ईंट कैसी है, पक्की है, ध्यान रखना थोड़ा, है ना। आगे देखिए, ये आपको दिख ही रहा होगा, प्रबंध कितना शानदार है लोगों का। ओके, आगे देखिए, पक्की और आकार में समरूप, समरूप यानी समान, है ना। धूसर ईंटों से तो ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान ऐसी है कि ये ग्रामीण सभ्यता नहीं है। ग्रामीण का मतलब नॉर्मल मिट्टी गारे का घर ना हो के पक्की ईंटों से बनी हुई सभ्यता। ठीक है, सब कुछ पक्की ईंटों से बना हुआ है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी है, नालियां भी ढकी हुई हैं। पुरातन विद्वान इतिहास जोर देकर कहते हैं, जिन्होंने इनकी खोज की है वो इस बात पे जोर दे के कहते हैं कि पानी निकासी को ऐसे का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में नहीं मिलता। इतिहास में इस तरह से इसके नहीं मिलते जिस प्रकार इसमें मिलता है। नालियों का भी बंदोबस्त ढक के किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, महाकुंड के बाद हमने गढ़, पहले बोला था ना, किसको बोला था गढ़, किसको बोला था, उस जगह को बोला था ना गढ़। परिक्रमा, परिक्रमा का मतलब आ ही रहा होगा, चारों तरफ गोल गोल सर्किल में घूमना। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार, कोठार यानी कमरे, आज की भाषा में क्या बोलते हैं हम, कमरे या रूम। कोठार यानी बड़े, गांव में कोठार किसको बोलते हैं? यस, और जहाँ पे हम अनाज वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं ना, ठार, बड़े बड़े। यस, लक्षिता सही पहुंची, ऐसे ही रखते हैं। शादी वादियों में कोठार यानी वहां पे बहुत कुछ खाद्य सामग्री का इकट्ठा होना। ठीक है, वो भी। आगे देखिए, कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता। देखो अनाज के कोटर का ही मतलब है इसमें भी। ठीक है, किसका, अनाज का। जैसे फसल कटती है ना, तो एक बड़ा वाला रूम या बहुत बड़ा हॉल जैसा रूम होता है, उसको कोठार बोलते थे, कि वहां पे पूरा जितना खेती बाड़ी से अपना अनाज होता है ना, उसको वहां इकट्ठा करके रखते हैं, इसलिए उसको कोठार बोलते हैं। ठीक है, खाद्य सामग्री का रखना या अनाज का रखना, कोई भी अन्न का रखना, बाजरा गेहूं जो फसल हम काटते हैं वो रखते हैं ना, तो इसलिए कोठार। यहाँ पे भी अनाज के लिए आया है, विशाल कोठार है। आगे देखिए, शायद अनाज को जमा करते थे वो लोग। इसके निर्माण में खासकर चौकी और हवादारी को देखकर ऐसा कायास लगाया गया है, कायास का मतलब अंदाज लगाया है, कि यहाँ 9 चौकियां, कितनी, 9, 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। आगे देखिए, उत्तर में एक गली है जहां बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिलते, साक्ष्य मतलब प्रमाण, साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण मिलना, साक्ष्य का मतलब प्रमाण। ढुलाई के लिए, आवागमन के लिए, आवागमन का मतलब समझ रहे हो, आना जाना, ट्रांसफर जो हम करते हैं ना, ठीक इसी प्रकार कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। दोनों साइड की बातें हो रही हैं। 9 चौकियां 3 कतार। देखो कोठारों में हवा वाला भी केंद्र है, जैसे हम क्या बोलते हैं उसको, खिड़की विंडो वगैरह, ऐसे ही। अब उसको इस भाषा में क्या बोलेंगे, रोशनदान का होना, जहां से थोड़ी रोशनी प्राप्त हो। ये हो गया शुद्ध हिंदी का शब्द। और वैसे हम क्या बोलते हैं, विंडो, खिड़की, है ना। आगे देखिए, अब यह जग जाहिर, जग यानी सबको पता है, जग जाहिर हो चुका है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार की नहीं उन्नत खेती भी होती थी। बरसों यह माना जाता रहा है। देखो उन्नत खेती यानी उस टाइम फसल अच्छी होती थी। ठीक है, व्यापार तो अच्छा होता था, कि आप सोचो मिस्र से, इराक से हमारा भारत जब व्यापार कर रहा है तो व्यापार तो अच्छा खासा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर खेती बाड़ी भी अच्छी थी। ठीक है, लिख रहा है उन्नत खेती का था। आगे देखिए, घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। आयात मतलब व्यापार करके, जैसे हमने खेत में अन्न उगाया,
उसके बाद अपने लायक रख लिया वापस, और वापस हम क्या करते थे उसका व्यापार। किसान लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग भी करते हैं, ऐसे करते हैं ना। खेतों में जितना अन्न हुआ है, जैसे चावल है, गेहूं है, बाजरा, कोई भी फसल हुई है, जितना हमें यूज में लेना है उतना हम रख लेते हैं और बाकी का हम बेच देते, यानी व्यापार कर लेते कुछ नकदी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आयात लिखा हुआ है, ठीक है, व्यापार के लिए। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। खेतीहार का मतलब किसान लोगों का होना, पशुपालक का मतलब होता है पशुओं को भी रखना। सबसे मेन बात है इसके अंदर जो अब आनी है, लोहा शुरू में नहीं था। लोहा का कोई भी कार्य नहीं होता, लोहा के बारे में जानते नहीं थे इतना। पत्थर और तांबे की बहुतायत है। मैंने बोला इसको कौन सी युगीन सभ्यता बोलते हैं? ताम्र युगी। ताम्र यानी तांबे की, लोहे को कोई नहीं जानता था। ये लाइन इसकी सबसे खास है। इस चैप्टर में ये बड़े पॉइंट आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वो यहीं से आते हैं कि कौन सी युगीन सभ्यता हुई, ताम्र क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर और तांबे की अधिकता मिली है, ना कि लोहे की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु हड़प्पा संस्कृति में किन दो पदार्थों की या धातुओं की खोज हुई थी, तो क्या बोलेंगे हम वहां पर? क्या बोलेंगे? तांबा और पत्थर इसमें हथियारों के लिए इसके काम आते। लेकिन क्या नहीं पाया गया? लोहा। क्या नहीं पाया गया? लोहा। लोहा के बारे में वहां पर जानकारी नहीं थी। और बता सकते हैं हड़प्पा संस्कृति में सबसे ज्यादा किस चीजों के बारे में बताया गया है बेटा? व्यापार और खेती के बारे में लिखा हुआ है इसमें। खेती करते थे और पशु पालते थे, दो काम करते। पशु कब पाला जाता है? पशु तभी तो पाल लें जब हम खेती करेंगे, खेती के लिए पशु चाहिए होते हैं ना। तो पशुपालक और खेती, दो चीज इनके कार्य थे। तीसरा, अन्न को उगाते थे, अन्न का आयात भी करते थे। क्रय विक्रय करना, क्रय विक्रय समझते हो ना आप, लेना देना। हमने खेती की है, उसके बाद हमने अपने जरूरत के लिए रख लिया, बाकी सब हमने दे दिया, ठीक है। उसके बदले हमें क्या मिला? पैसा मिला। वही यहाँ पर करना। आगे था कि दोनों के बारे में जानकारी थी, पत्थर और तांबे के बारे में, लोहे के बारे में ये नहीं जानते थे, ठीक है। आगे देखिए, तांबे की खाने राजस्थान में भी हैं, ठीक है। जैसे कहाँ पे है? भीलवाड़ा है ना, वहां पे है ज्यादा। आगे देखो, इसके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग भी होते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण, ये वस्तु का ही नाम है। कहाँ पर? मिस्र, और जगह का नाम देखो, मिस्र और सुमेर में लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार, अब इतिहासकार का नाम है इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। रबी का फसल समझ रहे हो, जानते हो? रवि से नहीं, रबी की फसल, गेहूं, अरे भाई गेहूं चावल वगैरह, ठीक है। रबी, जायद, जायद की फसल, रबी की फसल, और ये चीजें होती है, फसलों के नाम है ये बेटा। जैसे गेहूं वगैरह होते हैं वो रबी की फसलों में आते, इस रबी की फसल में नहीं आते। ओके, ठीक है। रबी की फसल से आप समझ रहे हो ना उस चीज का। आगे, आगे देखिए, कपास अब लिखा हुआ है, देखो कपास, गेहूं, जो सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत। देखो ये रही वो फसल रबी की। कौन कौन सी फसल है? कपास है, गेहूं है, जौ है, सरसों है, चने की उपज। ओके, किसकी उपज? इनकी उपज है। पुख्ता सबूत है मिलते, ये सभ्यता तर युग से धीमे धीमे सूखे में ढल गई है। देखो, जौ, सरसों, चना, कपास, गेहूं। याद रखना, उस वक्त पे इन चारों पांचों की खेती अधिक हुई है। किस किस की खेती हुई है? हाँ हाँ, रबी की। तो कहने का मतलब है कपास है, गेहूं है, जौ है, सरसों है और चना है। चने, चना, वही बेटा, समझ में आई ना, ये फसलों के नाम है जिनकी अधिक है। आगे देखिए, सभ्यता तरी युग से धीमे धीमे सूख में ढल गई है, सूखे में। अब विद्वानों का मानना है, अब दूसरी फसल का नाम भी आएगा, हंसना नहीं है। देखो, विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती है। लोग खरबूज, खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी, कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिलते थे, ठीक है।
ये थोड़ी फसलों के नाम याद रख लेना। ओके, बीज मिलते, उन्हें परखा जाता था। परखा मतलब देखना, उसको अच्छे से तराशना। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिलता था। सूती कपड़ा किससे होता है? होता है ना, कपास मतलब समझ में आ रहे हो, कॉटन, रुई। ठीक है, आगे देखिए। ये दुनिया में सूत के दो सबसे पुराने नमूनों में से एक है। पहला दूसरी सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, और जो जार्डन में मिला है, कहाँ पर मिला है? जार्डन में, जगह का नाम है। और मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। देखो कितने टैलेंटेड लोग हैं ये। आगे देखिए, रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला था। किसको मिला था? ये नाम है, याद रख लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम आएंगे बार बार में। शाल्टी लिलन और ऊन कहते हैं, जहां सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता हो, जैसा कि बाद में सिंधु के मध्य एशिया और यूरोप। ये आपके हिस्ट्री का सा पोर्शन लग रहा होगा आपको पढ़ने पर। ठीक है, आगे देखिए, कौन से मध्य एशिया और यूरोप में सदियों में हुआ है। आगे देखिए, प्रसंगवश जो ये प्रसंग चल रहा है, मोसोपोटामिया का नाम क्या था? इराक। क्या बोलते थे इसको? इराक। ठीक है, शिलाखंडों में, शिलाखंड वहां पे लिखित खंड जो मोहनजोदड़ो के लिए मेलुआ शब्द क्या यूज किया है? मेलुआ शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। इनके अलग अलग नाम है, जैसे आया था मिस्र और मोसोपोटामिया यानी इराक, इनसे व्यापारिक संबंध हो गए। सबसे दूसरा इनका इंपॉर्टेंट चीज थी कपास का होना, यानी सूती वस्त्रों का प्राप्त होना। सूती वस्त्र प्राप्त करने के बाद ये उनको रंगाई भी करते थे, कलर। ठीक है, रंगाई का भी कार्य करते थे। इस पैराग्राफ को देखते हैं। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष, कुछ शेष बचे हुए। इनके बीचों बीच खुला हुआ ढलान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातन के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई, ज्ञानशाला यानी विद्यालय भी मिले हैं। उस नजरिए से वहाँ इसे कॉलेज ऑफ भी कहा जाता है। सोचो, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी था, तभी तो लोग संपन्न थे। सोचो, विद्यालय भी थे, पढ़ने का इंटरेस्ट तो पहले से ही था। ओके, तभी तो इसमें खोज करने वाले भी इतने इंटेलिजेंट आए। आगे देखिए, ये कॉलेज का नाम आ रहा है भाई इज्जत भाई, देखो। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, जिसमें 20 खंभों का एक बड़ा हॉल है। वेरी गुड, बड़ा सारा होगा, शायद वहां असेंबली असेंबली होती होगी, हो सकता है। बड़ी चीजों में ज्यादातर यही चीज होती है। अनुमान है कि यहाँ राज्य सचिवालय था। वेरी गुड, प्रशासन। हाँ, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। देखो, राज्यसभा, या समझ रहे हो आप? सचिवालय तो आपको आता है समझ में, रहा होगा, यानी प्रशासनिक अधिकारी भी बैठते थे भाई, उच्च अधिकारी लोग भी बैठते थे। तो आपको आया ये चैप्टर। देखो, इस चैप्टर में 5-6 लाइन आपको बता देती। ताम्रयुगीन नगरीय सभ्यता और कपास की खेती, जौ, चना, ये याद रखना थोड़ा खेती के बारे में। ये खेती करते थे और पशु पालते थे, खेती करते थे और पशु पालते थे। दूसरा था सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग, जिसमें सूती वस्त्र प्राप्त करते थे और उनको रंगाई छपाई का कार्य भी करते थे। मिस्र से और इराक से ये इनका व्यापारिक संबंध था। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा मोटा मोटा आपको याद रखना है। और इनके कुछ, जैसे माधव स्वरूप वत्स लिखा है, इन्हें खोज प्राप्त की थी, तो ये कुछ जो इसमें आए हैं इतिहासकार, उनको भी आपको याद करना है। आया समझ में? पढ़ना है इसको, कोई डाउट? ओके, थैंक यू।